हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। लोक प्रशासन प्रबंधन और प्रशासन का ये हमारा चौथा लेक्चर है। शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन की सीरीज़ में लोक प्रशासन का ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। इससे पहले के 2-3 लेक्चर्स में हम अपने टॉपिक को केंद्रिक समन्वय कोऑर्डिनेशन तक देख चुके हैं। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की और इसके आगे के टॉपिक्स की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। केंद्रीकरण का अर्थ है प्रशासनिक व्यवस्था के उच्चतम स्तरों पर प्राधिकार। वहीं दूसरी ओर विकेंद्रीकरण का अर्थ है प्रशासनिक व्यवस्था के निम्नतर स्तरों पर प्राधिकार का वितरण, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन करना, सिर्फ ताकि एक जगह शक्ति का केंद्र बिंदु एक जगह ना हो, उसे सब जगह डिवाइड किया जाए। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे यहाँ राज्य व्यवस्था में सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, ये शक्ति का विभाजन का एक उदाहरण है। इसी तरह पंचायती राज है, ये सब पावर के डिस्ट्रीब्यूशन का डिसेंट्रलाइजेशन है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। इस प्रकार केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण निर्णय निर्माण व्यवस्था के अंतर्गत घूमता है। एल डिवाइड के अनुसार सरकार के निम्नतर स्तरों से उच्चतर स्तरों पर प्रशासनिक प्राधिकार के हस्तांतरण की प्रक्रिया केंद्रीकरण कहलाती है तथा इसका उल्टा विकेंद्रीकरण कहलाता है। हेनरी फेयोल के अनुसार हर वो प्रक्रिया जो अधीनस्थ की भूमिका के महत्व को बढ़ाती है विकेंद्रीकरण है, और जो उसे घटाती है वो केंद्रीकरण है। यानी कि हेनरी फेयोल ये कहते हैं कि जिस प्रक्रिया में या जिस संगठन के अंदर अधीनस्थों को उनके पावर दी जाती है, किसी तरह की अथॉरिटी दी जाती है, तो उस संस्था में विकेंद्रीकरण उतना ही ज़्यादा होता है। और जिस संस्था में निम्नतर अधिकारियों का या अधीनस्थ कर्मचारियों के पास किसी भी तरह की अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, अथॉरिटी नहीं होती स्पेशली, तो उस संस्था के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण नहीं होता है या उतना या कम होता है, और इसका उल्टा या फिर वो उसे केंद्रीकरण कहते हैं। ऐसी संस्था सेंट्रलाइज्ड कहलाती है, सेंट्रलाइज संस्था कहलाती है। तो प्रशासन की केंद्रीकृत व्यवस्था में निम्नतर स्तर पर अपनी पहल पर काम नहीं कर सकते। अपनी अधिकांश समस्याओं को निर्णय लेने के लिए उच्चतर स्तरों को संदर्भित करना पड़ता है। वे केवल लागू करने वाली एजेंसियां होती हैं। नीचे के अधीनस्थों को सिर्फ उन निर्णयों को लागू कराने की जिम्मेदारी होती है, ना कि वो खुद निर्णय लेने की। दूसरी ओर एक विकेंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ खास मामलों में फील्ड दफ्तर अपनी पहल पर काम कर सकते हैं। इन्हें मुख्यालय से सलाह के बगैर निर्णय लेने का प्राधिकार मिलता है। इस प्रकार विकेंद्रीकरण का सार निर्णय लेने की ताकत दफ्तरों को सौंपने में निहित है। अब पुनर्केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण का उल्टा है। इसका अर्थ है एक बार विकेंद्रीकरण प्राधिकार होने के बाद उसका केंद्रीकरण कर देना। एक बार किसी संस्था का विकेंद्रीकरण किया गया और उसको दोबारा केंद्रीकरण में ला दिया गया। यह शब्द डिसेंट्रलाइजेशन लातिनी भाषा से निकला है। विकेंद्रीकरण दो प्रकार का होता है, राजनीतिक और प्रशासनिक। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण आगे क्षेत्रीय, क्षैतिज और कार्यात्मक ऊर्ध्वाधर विकेंद्रीकरण में विभाजित होता है। राजनीतिक, अब देख लेते हैं राजनीतिक विकेंद्रीकरण और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को एक एक करके दोनों को देख लेते हैं। राजनीतिक विकेंद्रीकरण ये सरकार के नए स्तरों की स्थापना की बात करता है। जैसे भारत में स्वायत्त राज्य और कनाडा में प्रांत, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट है इंडिया में, इसी तरह प्रोविंसेस हैं कनाडा के अंदर। संघीय व्यवस्थाओं में राजनीतिक प्राधिकार केंद्रीय और क्षेत्रीय सरकारों में विभाजित होता है। भारत में राज्य सरकार है और कनाडा में प्रांतीय सरकारी, जैसे कि ऊपर भी उदाहरण दिया गया है। ये डिसेंट्रलाइजेशन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, ताकि जैसे कि सारी गवर्नमेंट, सारी पावर सेंटर के पास नहीं है। जिस तरह चाइना में होती है सारी पावर सेंटर के पास, उस तरह इंडिया में सिस्टम नहीं है। इंडिया में स्टेट्स को पावर दी गई है। क्षेत्रीय विकेंद्रीकरण, इसका अर्थ है उच्चतर का अधिकारियों द्वारा प्रशासनिक इकाइयों का गठन। जैसे भारत में खंडों, जिलों, तालुकों आदि की स्थापना। इन्हें दी गई सीमाओं में निर्णय लेने के अधिकार सौंपे गए हैं। यानी कि जहाँ तक इन खंडों या जिलों का टेरिटरी होती है, इनका अधिकार क्षेत्र होता है, उस अधिकार क्षेत्र के भीतर ये कहीं पर भी किसी भी तरह अपनी इनको दिया गया निर्णय ले सकते हैं अपने स्तर पर। कार्यात्मक विकेंद्रीकरण, इसका अर्थ है केंद्रीय एजेंसी द्वारा विशेष इकाइयों को निर्णय लेने की शक्ति सौंपा जाना। जैसे भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बाढ़ नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड इत्यादि। केंद्रीकरण के गुण, मेरिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ये संपूर्ण संगठन पर सर्वाधिक नियंत्रण देता है। यह इस बात को सुनिश्चित करता है कि सभी कार्य एक तरह से और एक सामान्य नीतियों और सिद्धांतों के अनुसार किए जाते हैं। यह रोजगार और कर्मचारियों, खरीद और आपूर्तियों के प्रयोग आदि को संभालने जैसे मामलों में प्रशासनिक दुरुपयोग को काफ़ी मुश्किल बना देता है।
यह कार्यों के दोहराव को रोककर प्रशासन में अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करता है। यह व्यक्तिगत नेतृत्व की सक्रिय भूमिका के जरिए संगठन में गतिशीलता लाने में सहायक होता है। यह आपात और असंभाव्य स्थितियों के लिए उपयुक्त है। यह संगठन को भौतिक और मानव संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग में सक्षम बनाता है। अब केंद्रीकरण के दुर्गुण देख लेते हैं। डिमेरिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन, यह निर्णय लेने में देर करता है, क्योंकि जब ऊपर से सारे ऑर्डर रिलीज किए जाएंगे और डिसीजन लिए जाएंगे तो उसे नीचे तक इम्प्लीमेंट होने में अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा लागू करने तक बहुत समय लग जाता है। यह अधीनस्थों पर तानाशाहीपूर्ण नियंत्रण और इस प्रकार प्रशासन के लचीलेपन में कमी की ओर ले जाता है। यह प्रशासन को गैर जवाबदेह बना देता है, क्योंकि मुख्य कार्यालय स्थानीय स्थितियों और आवश्यकताओं के ज्ञान के बिना काम करते हैं। ये प्रशासनिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी में सहायक नहीं होता। यह कर्मचारियों को दूसरी शक्तियों के विकास की इजाज़त नहीं देता। यह संगठन के विस्तार और विविधीकरण के लिए अनुकूल नहीं होता है। अब विकेंद्रीकरण के गुण देख लेते हैं। मेरिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, यह देरी को कम करता है, लाल फीताशाही पर लगाम लगाता है तथा तेज कार्यवाही को प्रोत्साहित कर प्रशासनिक प्रभाविता को बढ़ाता है। यह मुख्य कार्यालय पर बोझ बढ़ाता है और इस प्रकार ऊपर की पंक्तियों को नीति निर्धारण, मुख्य समस्याओं की जांच करने इत्यादि पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है। यह अधीनस्थों को जिम्मेदारी के साथ निर्णय लेने पर बाध्य कर उन्हें संसाधन संपन्नता और आत्मसम्मान को विकसित करता है। यह प्रशासन को अधिक जिम्मेदार बनाता है, क्योंकि फील्ड इकाइयां स्थानीय स्थितियों और आवश्यकताओं के ज्ञान के साथ काम करती हैं। यह प्रशासनिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी में सहायता करता है और इस प्रकार धरातल पर लोकतंत्र को मजबूत करता है। अब विकेंद्रीकरण के दुर्गुण देख लेते हैं। डिमेरिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, यह पूरे संगठन पर केंद्रीय नियंत्रण को घटाने के कारण विभिन्न इकाइयों की गतिविधियों के तालमेल और सम्मेलन को जटिल बना देता है। यह विभिन्न स्तरों के बीच संचार को मुश्किल बना देता है और इस प्रकार इसकी प्रभाविता और प्रामाणिकता को घटा देता है। यह काम के दोहराव और केंद्रीय व्यवस्था सेवाओं की कमी के कारण प्रशासन को खर्चीला बना देता है। यह आपात और अनुमानित स्थितियों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। यह संगठन में विखंडनकारी शक्तियों को बढ़ावा देता है और इस प्रकार सांगठनिक एकीकरण के लिए यह खतरा होता है। अब केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के निर्धारित कारक, इनको निर्धारित करने वाले फैक्टर्स क्या होते हैं। जेम्स डब्ल्यू फैसलर के अनुसार केंद्रीकृत बनाम विकेंद्रीकरण का मुद्दा 4 कारकों पर निर्भर करता है। जिम्मेदारी कारक, प्रशासनिक कारक, कार्यात्मक कारक और बाह्य कारक। पहला है जिम्मेदारी कारक। प्रत्येक संगठन में हर बात के लिए केंद्रीय एजेंसियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, इसलिए ये क्षेत्रीय विभागों को आसानी से निर्णायक प्राधिकार नहीं सौंपती हैं और उनकी सभी कार्यों को स्वयं निर्देशित और नियंत्रित करना पसंद करती हैं। इस प्रकार जिम्मेदारी का कारक विकेंद्रीकरण के लिए एक अवरोध का कार्य करता है और केंद्रीकरण का पक्ष लेता है। प्रशासनिक कारक, इसमें एजेंसी की आयु से मतलब है कि एजेंसी को बने हुए कितना समय हो गया है या संस्था या संगठन को बने हुए कितना समय हो गया है। नीतियाँ पद्धतियों की स्थिरता, क्षेत्रीय कर्मचारियों की योग्यता, दबाव और प्रशासनिक व्यवहार कुशलता शामिल है। उच्चतर स्तर से बार बार संदर्भ पाने वाली नई एजेंसियों के मुकाबले सुस्थापित प्रक्रियाओं और प्रथाओं वाली एक पुरानी एजेंसी का विकेंद्रीकृत करना आसान है। सांगठनिक नीतियों और पद्धतियों में स्थिरता विकेंद्रीकरण की सहायता करता है। क्षेत्रीय स्टाफ जितना योग्य होगा विकेंद्रीकरण की और उतना ही झुकाव होगा। अब कार्यात्मक कारक, इसमें एक एजेंसी द्वारा किए जाने वाले विविध कामों की तकनीकी प्रकृति और देशव्यापी एकरूपता की ज़रूरत शामिल होती है। एक कार्यात्मक संगठन के मुकाबले एक बहुकार्यात्मक संगठन में विकेंद्रीकरण की गुंजाइश अधिक होती है। उसी प्रकार एजेंसी द्वारा किए जाने वाले कार्यों की तकनीकी प्रकृति विकेंद्रीकरण को अनिवार्य बना देती है। रक्षा, संचार, परिवहन, योजना आदि कार्यों में देशव्यापी एकरूपता केंद्रीकरण का पक्ष लेती है। अब लास्ट है हमारा बाह्य कारक। इसमें विकास कार्यक्रमों में जनता की भागीदारी की मांग, राजनीतिक पार्टियों और समान हित समूहों का दबाव, लोकतंत्र को मजबूत करने की ज़रूरत और नीचे से नियोजन की मांग शामिल है, यानी कि बॉटम टू टॉप अप्रोच ये विकेंद्रीकरण का बहुत अच्छा एग्जाम्पल और तरीका होता है। ये सभी कारक विकेंद्रीकृत व्यवस्था का पक्ष लेते हैं और प्रशासन में केंद्रीकरण के रुझानों के विरोध में काम करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमारा सिर्फ इतना ही। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बाद अब हमारे
लोक प्रशासन की पद्धतियाँ, बुनियादी अवधारणाएं और सिद्धांत, इसमें हमारे सिर्फ ये 3 टॉपिक रह जाएंगे, प्रतिआयोजन, डेलीगेशन, पर्यवेक्षण सुपरविजन, रेखा और स्टाफ यानी कि लाइन और स्टाफ। इसको हम 1 या 2 लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। फिर हम उसके बाद हम कार्मिक प्रशासन, जैसा कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन, ये रह जाएगा। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि वित्तीय प्रशासन रह जाएगा। उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT इन हायर एजुकेशन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये हमारे 3 टॉपिक रह जाएंगे। इसको हम जल्दी 8-10 लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और बने रहिए। थैंक यू।